वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ में हमने फोर्स की डायरेक्शन भी दिखानी है। तो फोर्स की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम पहले तो 2 पॉइंट चार्जेस लेते हैं Q1 Q2 जिनके बीच में फोर्स लगेगा। ये इनके बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है R। ये जो Q1 से Q2, अगर हम Q1 को ओरिजिन मानेंगे तो Q2 की पोजीशन एक वेक्टर से दिखाई जा सकती। कैसे? यहाँ हम खड़े हो जाएंगे और ये डायरेक्शन दिखाएंगे। तो ये क्या चीज़ है? इसको अगर हम एरो दे देंगे, दिस बिकम पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1। ये पोजीशन वेक्टर है। इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? R। ठीक है, और डायरेक्शन ऐसी। अब इस डायरेक्शन का ना हमने लिखने का एक तरीका डेवलप करना है, किस तरह से इस डायरेक्शन को लिखा जाए। तो इसके लिए कोई सर्टिफाइड तरीका हो ऐसा नहीं है। अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से इसको लिखते हैं। अभी जो सबसे एक्सेप्टेड तरीका है वो ये है कि R के यहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट देंगे ये 2 जगह, और ये 2 हमको क्या बताएंगे? पहला नंबर बताएगा आपको कहाँ जाना है, फाइनल पॉइंट। दूसरा, कहाँ से स्टार्ट किया। कहाँ जाना है? 2। कहाँ से स्टार्ट? 1 से। और इसको हमने लगा दिया, ये क्या बन गया? वेक्टर। तो इस वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर R21। तो 2-1 से आप क्या समझे? कहाँ से कहाँ तक? उल्टा हो गया। क्या होता था? पहले हम इसको पुराने ज़माने में R12 भी लिखते थे। R12 का मतलब क्या होता है? कहाँ से चले? 1 से। कहाँ पहुँचे? 2 में। तो बड़ा अच्छा तरीका था लिखने का R12। लेकिन जब हम फोर्स के लिए वो चीज़ अप्लाई करते थे तो फोर्स के लिए हम 2-1 लिखते थे। फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 2 बाय पार्टिकल नंबर 1। तो बाद में हमने देखा हम डिस्प्लेसमेंट भी काउंट करते हैं। तो कैसे? पोजीशन ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाला जाता है। तो जब भी हमको ये निकालने होते हैं डिफरेंसेस, तो हमेशा पहले किसको लेते हैं? फाइनल पोजीशन को। तो इसीलिए R को लिखने का तरीका रेक्टिफाई किया। आप रेक्टिफाई समझिए या इसको सीख लीजिए। तो R में हम क्या लिखा करेंगे? पहले किसको पॉइंट करता है? किसको पॉइंट करता है? 2 को। कहाँ से शुरू करना है? 1 से। तो R21 का मतलब क्या होता है? ये हमने याद कर लिया। R21 का मतलब होता है कि पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक का पोजीशन वेक्टर। याद रहेगा? ओके। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसका यूनिट वेक्टर देखिए R21 is the vector which has got magnitude equal to R and unit vector R21। ये यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका है। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इज फुल वेक्टर, टोटल वेक्टर। ये तरीका आ गया। अच्छा, अब इसके बाद हमने लिया है वेक्टर फॉर्म। ये इस पर फोर्स लगाता है। हम शुरू से क्या मानकर चलते हैं कि हमारे दोनों पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्शन का। अगर फोर्स रिपल्शन का है तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पर, ये रिपल्शन का फोर्स, ये उसका वेक्टर है। अब इस वेक्टर को नाम देते हैं, दिस इज फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 अप्लाइड बाय चार्ज नंबर 1। फिर से ये वाला चार्ज इस चार्ज को पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस फोर्स का नाम क्या होगा? बोलिए। फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 बाय चार्ज नंबर 2। नोमेनक्लेचर देख लीजिए सब वेक्टर का। F21 किस पर फोर्स लग रहा है? 2 पर। जो अक्षर पहले आएगा।
फोर्स किस पे लग रहा है? 2 पे। किस डायरेक्शन से आ रहा है? 1 से। यहाँ पर फोर्स किस पर लग रहा है? 1 पे। कहाँ से आ रहा है? 2 से। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर बनेगा। R21 इसका क्या मतलब है? R किस तरफ जा रहा है? 2। कहाँ से आ रहा है? 1। तरीका समझ आ गया वेक्टर को लिखने का, इसके नोमेनक्लेचर का। अब आप इससे डायरेक्शन को पहचान जाएंगे। ओके, अब कूलम्स लॉ में डायरेक्शन के बारे में क्या बताया गया? दैट देयर इज अ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एंड द फोर्स एक्ट इन द लाइन joining the two charges. According to Coulomb's law, force act along the line joining the two charges. Along the line मतलब जो वो ये लाइन बनी है, लेकिन ये नहीं बताता है कि उस लाइन के बाहर की तरफ करेगा या अंदर की तरफ करेगा। वो तो हमको मालूम है कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्शन है, और एक प्लस और एक माइनस है तो अट्रैक्शन है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट इसको लिखेंगे कैसे? तो देखिए, वी विल राइट इट। फोर्स 2 1 इज इक्वल टू, किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है? पहले मैग्नीट्यूड लिखिए और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करिए। ये तरीका है लिखने का, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। इस फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। इसके साथ यूनिट वेक्टर अगर हम डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर दें तो यही क्वांटिटी क्या बन जाएगी? वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में कौन है? आंसर है R21 यूनिट वेक्टर। दैट्स ऑल, हो गया। किसी भी नंबर को, मैग्नीट्यूड को आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करिए, ये वेक्टर बन गया। ये तो ये हमको क्या दिखाता है? फोर्स ऑन 2/1 विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ 2 फ्रॉम 1। अब इसी तरह से बताइए F12 ये कितना होगा? मैग्नीट्यूड तो वही होगा, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। ओके, डायरेक्शन बोलिए। R12, वेरी गुड। किस तरफ? 1 की तरफ। कहाँ से आना है? 2 से आना है। और यूनिट वेक्टर लगाने से मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। इस तरह से ये वेक्टर फॉर्म हो गया। तरीका समझ आ गया? सो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अच्छा, अब इसी का दूसरा फॉर्मेट देखिए। दूसरे फॉर्मेट में हम यूनिट वेक्टर यूज नहीं करना चाहते, तो इसको किस तरह से बनाएंगे? देखिए, यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? हियर यूनिट वेक्टर is equal to full vector divided by magnitude of the vector. Full vector divided by magnitude of the vector is equal to unit vector. Right. इसको यूज करके हम इसे फिर से लिखते हैं। यहाँ एक छोटी सी चीज, F21 F12, ये देखिए दोनों सिमिलर क्वांटिटी है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होता है? इक्वल। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है? तो आंसर है कि अगर आप एक को, ये 2 1 को उल्टा कर दीजिए, ये ऐसा, तो ये क्या बन जाता है? 1 2। दैट मीन्स R21 इज R12। क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? नहीं होते। एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो वेक्टर में इसको इक्वल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अपोजिट। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे के अपोजिट। अब इसको अगर हम इसको उल्टा कर दें ऐसा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R12। ये समझ आ गया? देयरफॉर
F12 is equal to minus F21। ठीक है, F12 और F21 होते कैसे हैं? इक्वल, लेकिन माइनस क्या दिखाता है? देयर डायरेक्शन इज अपोजिट, यानी इस पर अगर इधर राइट की तरफ फोर्स लग रहा है तो इस पर किधर लग रहा है? लेफ्ट की तरफ। तो एक को अगर हम पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे फोर्स को नेगेटिव मानेंगे। ये भी एक डायरेक्शन की बात है, इसलिए इसको भी मेंशन करना। अब मैं वो जो बात कर रहा था फुल वेक्टर की, इसका एक और फॉर्मेट देखिए। F21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon, और इसके साथ हम क्या करेंगे? R21 यूनिट वेक्टर। R21 यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? R21 फुल वेक्टर, दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय R। अगर हमको उसको R से डिवाइड करना है तो पहले से यहाँ 2 R हैं, ये एक R और आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? R क्यूब। ये R है क्या? ये R इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लंबाई है। इसको एक्चुअल लिखने का तरीका क्या है? R21 वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड। ये लाइन लगाने से, मॉडुलस लगाने से क्या बन गया? मैग्नीट्यूड। और बेसिकली ये है क्या? R21। तो R21 का मैग्नीट्यूड लीजिए, उसका क्यूब निकालिए, ये, और ये वेक्टर R21। ये इसका दूसरा फॉर्मेट हो गया। तो F12 कितना हुआ बोलो? F12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R12। तो देखिए, फोर्स ऑन 1 2 किस डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ 1 कमिंग फ्रॉम 2। यहाँ पर फोर्स टू 1 R21। इसमें हमने किसको यूज किया? इसमें हमने फुल वेक्टर को यूज किया। यस, ठीक है, ये इसका दूसरा तरीका है लिखने का, ये पहला तरीका है लिखने का। इसमें हमने किसको यूज किया? यूनिट वेक्टर को। इसमें किसको यूज किया? फुल वेक्टर को, R12 और R21 को। तो जब हमको फुल वेक्टर दिया जाएगा और हमको उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो अब इसका एक तीसरा फॉर्मेट भी होता है, उस फॉर्मेट को देखिए। ओके, सो अनदर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स लॉ। अगर हमको ये दिया गया है, देयर आर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 which are at certain position vector R1 and R2. What does it mean? There is a coordinate system. This is origin. From here, one charge is located here. This is charge Q1 and its location is given by vector R1. Q1 is located at position vector R1. There is another charge Q2 which is located at position vector R2. Q2. Then express force between them. Given quantities क्या है? Q1, Q2, R1, R2. Vector. तो हमको R1, R2 इसके फॉर्म में ही इसका आंसर लिखना है। ओके, लेकिन हम लोगों को कूलम्स लॉ से क्या पता है कि हमको तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो हम इसको मिला देते हैं। दिस, ओके, ये हमने इस पर आर्बिट्रेरी यानी अपनी मर्जी से ये एरो लगा दिया। अब बताइए, ये वाला जो वेक्टर है
इसकी वैल्यू कितनी, इसका नाम क्या? मान लो इसका नाम डेल्टा आर है, तो ट्रायंगल लॉ से R1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू R2। तो डेल्टा आर किसके बराबर हुआ? फिर से R1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू R2। तो डेल्टा आर किसके बराबर हुआ? R2 माइनस R1। डेल्टा आर अगर इस तरफ एरो है तो क्या होगा? R2 माइनस R1, और अगर इधर एरो होगा तो R1 माइनस R2। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। अगर ये दो पोजीशन वेक्टर हैं तो इस वेक्टर को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा कितना होता है? R2 माइनस R1। तो ये वेक्टर कितना है? R2 माइनस R1। ठीक, अब हम शुरू करते हैं। द फोर्स बिटवीन द टू, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 ड्यू टू चार्ज नंबर 1। किस पर फोर्स लग रहा है? 2 पर। कौन लगा रहा है? 1। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? कूलम्स लॉ से द डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये वाली लाइन है जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो इस पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं होगा, इस डायरेक्शन में नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। किधर होगा? अलोंग दिस लाइन। इसलिए ये इसका फोर्स बना। फोर्स क्या नंबर लिखना है बोलिए? 2/1। ये उसकी डायरेक्शन। ये कौन सा नियम लग गया कूलम का? द फोर्स इज अलोंग द लाइन। ओके, अब F21 इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड हमने लिखा F21 इज इक्वल टू, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। अब इसमें हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। ये क्यों? क्योंकि डेल्टा आर क्या है? एक फुल वेक्टर है। उस फुल वेक्टर के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है फुल वेक्टर का। तो हम यूनिट वेक्टर का ना यूज करके किसका यूज करेंगे? फुल वेक्टर का। तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक फुल वेक्टर है, ये कितना है? R2 माइनस R1। सो दिस वी विल यूज मल्टीप्लाइड बाय R2 माइनस R1। अब ये क्यूब किसका होगा? इसी के मैग्नीट्यूड का क्यूब होगा, क्योंकि वेक्टर का क्यूब नहीं होता है, मैग्नीट्यूड का होता है। तो पहले हम इसको क्या बना देंगे? मैग्नीट्यूड। कैसे बनाएंगे मैग्नीट्यूड? ये मॉडुलस। नाउ इट हैज़ बिकम ओनली ए नंबर, और इस नंबर को हम क्या कर देंगे? क्यूब। ठीक है, ये इसका लिखने का तरीका हो गया। अब देखिए, दिस इज स्केलर नंबर, दिस इज स्केलर, दिस इज ऑल्सो नंबर। ये क्या है? वेक्टर। इसलिए ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर। सो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स व्हेन पोजीशन वेक्टर ऑफ द डिफरेंट चार्जेस इज गिवन। दूसरा फोर्स इस पे किधर लगेगा? Q1 पे। ये भी अलोंग द लाइन लगेगा। सो दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब इस फोर्स का नाम बोलिए। यस, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1/2। और इसको लिख देते हैं फोर्स 1 2, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू। हाँ, अब यहाँ क्या लिखो? डायरेक्शन इधर हो गई। तो इस डायरेक्शन के लिए हमने क्या लिखा था? R2 माइनस R1। इस डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे? R1 माइनस R2। सो दिस आई शुड राइट एज R1 माइनस R2। मॉडुलस क्यूब। जब हम मॉडुलस करते हैं
तो R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 इसमें डिफरेंस नहीं होता। ओके, ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले में थोड़ी सी सिमेट्री देखिए, ये पहले कौन आया 2, फिर कौन आया 1, 2 फिर 1, 1 2 1 2, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको याद रहेगा कि जब फोर्स ऑन 2 निकालना है तो R2 माइनस R1 है, और जब फोर्स ऑन 1 लेना है, फोर्स ऑन 1, तो R1 माइनस R2, इस तरह से, ठीक। तो ये हमारे 3 तरह के फॉर्मेट हो गए। दिस इज नोन एज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है स्टूडेंट से, कि स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर हमको क्वेश्चन आ गया राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तो हम कौन सा फॉर्म लिखेंगे? क्या नंबर 1 लिखने से, ये लिखने से चलेगा? तो आंसर है फॉर्म तो तीनों ही हैं, आप कोई भी लिखेंगे इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। अगर 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है, यू कैन राइट दिस, बट इफ इट इज a 2 मार्क क्वेश्चन देन यू शुड रिलेट इट टू द पोजीशन वेक्टर। वैसे जब भी आपसे पूछा जाएगा वेक्टर फॉर्म, a good examiner should always ask the situation, should always give the situation of the charges। अगर वो ये बोलेगा कि 2 चार्जेस इस तरह से लोकेटेड हैं that the distance between them is represented by R21, then what is the vector form? तो आप ये वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपल ये लिख सकते हैं अगर ऐसा नहीं लिखा। और अगर उन्होंने लिखा है there are 2 charges Q1 Q2 which are located at position vector R1 and R2, then what is the force between the two? अब किसको इन्वॉल्व कर रहे हैं? वो पोजीशन वेक्टर को। तो हम इस पे आ जाएंगे, पोजीशन वेक्टर, फिर हमको ये लिखना। सो यू हैव टू सी द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू गिव द आंसर टू दैट, ठीक है। अब छोटी सी चीज़ एक और बाकी है, कूलम्स लॉ से हमको एक कूलम चार्ज की डेफिनेशन डिसाइड करने में हेल्प मिली। सो डेफिनेशन ऑफ कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, हमारा फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर, दिस इज टू बी मल्टीप्लाई विथ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 फॉर फ्री स्पेस, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट C, जो भी लिखिए वो है कितनी वैल्यू, इतनी। अब हमने 2 चार्जेस लिए, 2 चार्जेस के बीच में फोर्स लगना शुरू हो गया, वो फोर्स इससे थोड़ा कम था, तो हमने चार्जेस को और बढ़ाया, दोनों को इक्वल रखा, दोनों को इक्वल, फिर भी फोर्स कम था, और चार्ज बढ़ाया और चार्ज बढ़ाया, बढ़ाते गए, फोर्स क्या होता गया? बढ़ता चला गया। इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमने रखा 1 मीटर, R डिस्टेंस कितना बना दिया? 1 मीटर। अब हमारी सिचुएशन क्या बनी? ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रखा हमने जानबूझ के? 1 मीटर। इस चार्जेस को दोनों इक्वल हैं और इसको हम बढ़ाते चले गए, इतना बढ़ाते चले गए कि इसने जो इसको पुश किया, ये फोर्स, इस फोर्स को बढ़ा के हमने कर लिया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। इतना इन दोनों को बढ़ाया कि फोर्स कितना हो गया? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। उस समय इनको कुछ चार्ज दिया होगा हमने, तभी तो इतना फोर्स हुआ। इनको जितना चार्ज हमने दिया था उस चार्ज को बोलेंगे 1 कूलम। दिस देखिए यहां पे, इफ द चार्ज इज 1 कूलम and distance is 1 meter, how much is the force? Force is equal to 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 9। तो जब इतना फोर्स लगना शुरू हो जाए 9 into 10 to the power 9, मतलब हमारा चार्ज कहाँ पहुँच गया?
1। अगर ये 1 से कम होगा तो फोर्स भी कैसा हो जाएगा, लेस देन 1। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज किसको बोलेंगे, उतने चार्ज को बोलेंगे जो कितना फोर्स बनाता है, 9 × 10⁹। उतने चार्ज को क्या बोलेंगे, 1 कूलम। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। सो वी विल राइट दैट डेफिनेशन हियर। This is our definition. 1 coulomb is that charge which when placed at distance of 1 meter from similar charge, दोनों एक जैसे, then it exert force of 9 × 10⁹ मीटर। तो ये क्या आ गया, 1 मीटर, ये क्या आ गया, फोर्स। At that time charge will be 1 coulomb। 1 coulomb. This is definition of coulomb, right? Now coulomb is a very large unit, तो हम लोग उसके छोटे छोटे यूनिट यूज करते हैं। कौन से छोटे यूनिट, वी यूज माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज 10⁻⁻6 कूलम। इस तरह से यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज इट। अब इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज में लगने वाले फोर्स, इसके बारे में पढ़ा है। क्लास 11th में हमने एक सिमिलर चीज़ पढ़ी थी, जो पार्टिकल का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है, मास। और मास के कारण कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन। उसका फॉर्मूला क्या है, G(m1m2/r²। बिल्कुल वैसा ही वहाँ G की कुछ वैल्यू थी और यहाँ कूलम्स में K की कुछ वैल्यू है, कूलम्स कांस्टेंट C की कुछ वैल्यू है। तो क्या ग्रेविटेशनल का फोर्स और कूलम का फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या ये सिमिलर होते हैं या अलग अलग तरह के होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार हमको हमारे दिमाग में आता है, डाउट भी होता है। सो वी मस्ट नो द पॉइंट्स telling what are the similarities between the two and what are the differences between the two. So we will see similarities and differences between Coulomb's force and gravitational force. First we see the similarities. Similarities में दोनों central force हैं, number 1। Both are central forces. They act along the line joining center of the two charges. उसी लाइन पर ही पुश करेंगे, टेढ़ा इधर या उधर पुश नहीं करेंगे। ग्रेविटेशन में भी यही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यही है। ग्रेविटेशन में आपने देखा है कि अगर ये अर्थ का सेंटर है और ये हमारे बॉल का सेंटर है, तो इस बॉल को ये इस सेंटर की तरफ ऐसा ही खींचा जाएगा, इधर या इधर फोर्स नहीं लगेगा। और यही चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये क्वालिटी क्या कहलाती है, सेंट्रल फोर्स। ओके, दूसरा both follow inverse square law. Inverse square law is force is proportionate to 1/r²।
उसमें भी और इसमें भी। अगर डिस्टेंस डबल होगा तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा दोनों में। न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं उसमें जब डिस्टेंस डबल होता है तो फोर्स 64 टाइम्स या 128 टाइम्स कम हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस। ठीक है, डायपोल के फोर्सेस, दूसरे फोर्सेस, सब फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करें ये जरूरी नहीं है, पर ये दोनों करते हैं, दैट इज सिमिलैरिटी बिटवीन देम। ओके, बोथ आर लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स, बड़ी दूर तक ये काम कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक। पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से चलता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बहुत दूर तक काम करता है। सो दे आर सपोज टू बी लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस, बोथ ऑफ देम। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये क्लास 11th में हमने पढ़ा है। इस फोर्स के अंडर में आप पोजीशन ए से बी तक जाइए, फिर बी से सी तक आइए, तो उतना ही वर्क होगा जितना ए से सी तक जाने में होगा। द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। किस फोर्स में ऐसा होता है, तो आंसर है दोनों में होता है। ग्रेविटेशन में भी इतना ही और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यही नियम है। और इसको क्या बोलते हैं, ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। देयरफॉर बोथ आर कंजर्वेटिव, दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू। देन क्या हर गुण उनका एक समान होता है, आंसर नो, देयर आर डिफरेंसेस ऑल्सो, and differences are very prominent differences। आपने कुछ नोटिस किया दोनों में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन में? सबसे बड़ा डिफरेंस नहीं, इफ देयर आर टू चार्जेस प्लस माइनस, what type of force it is? But if both are plus, repulsion। ग्रेविटेशन में कभी रिपल्शन सुना है? नहीं होता, तो ग्रेविटेशन में रिपल्शन नहीं होता। इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, लेकिन क्या है फोर्स? अट्रैक्शन। इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, कैसा फोर्स है? हाँ, उल्टा हो गया ना। यस, दिस इज द मेन डिफरेंस। दूसरा ये है कि जो उसमें कांस्टेंट की वैल्यू है g, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के सामने कैपिटल G लगता है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दो बॉडी के बीच में आप मीडियम चेंज कर दीजिए तो फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं आता, यानी द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय द मीडियम, व्हाइल electrostatic force is affected by the medium. That is the difference.
Okay, these are the two major differences between gravitational and electrostatic force. तीसरा, इनके मैग्नीट्यूड में कौन सा फोर्स ज़्यादा, क्या दोनों बराबर होते हैं? नहीं होते. दैट इज द डिफरेंस. इलेक्ट्रोस्टैटिक इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स. कितने गुना बड़ा होता है? Electrostatic force is 10 to the power 39 times stronger than gravitational force. 10 के बाद 39 जीरो लगाना है. You cannot imagine कि वो कितना ज़्यादा strong होता है compared to gravitational. समझ आया? इसलिए अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र होता है तो भी हमारी चौक इस बोर्ड को पकड़ लेती है. ग्रेविटी इसको नीचे नहीं खींच सकती. So these are the three differences. एंड द डिफरेंसेस आर वेरी स्टार्क. मतलब बहुत साफ साफ दिखते हैं. इसमें रिपल्शन अट्रैक्शन दोनों होता है और ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्शन होता है. इसमें मीडियम से चेंज पड़ता है और एक में चेंज नहीं होता. और तीसरा, एक स्ट्रॉन्ग होता है और दूसरा वीक होता है. दीज आर द डिफरेंसेस, दीज आर द सेम पॉइंट्स. सो विद दिस वी क्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज, properties of the charges, force between the charges, Coulomb's law, permittivity, effect of the medium, and its comparison with the gravitational force. So in tomorrow's class we will see numericals based on Coulomb's law. Right? Thank you.